Namaskar, my name is Vinay Kumar and I welcome you all in our next session of political theory. As you all know that in my previous discussion I had discussed about the social contract theory of origin of state. ठीक है? But in today's session, in today's lecture, I'll be discussing, as I had said, that we will discuss the characteristics and criticism of social contract theory. तो अभी तक जो हमने सामाजिक समझौते का सिद्धांत या सामाजिक संविदा के सिद्धांत की बात करी, हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लिया कि जो राज्य की जो उत्पत्ति हुई, जो ओरिजिन ऑफ स्टेट था, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कैसे था, कैसे उत्पत्ति हुई, चाहे वो हाइपोथेटिकल था या आर्टिफिशियल था, बट उसके पीछे क्या कंसेप्ट था। ठीक है, अगर मैं इसको ब्रीफ में एक बार फिर से आप लोगों के समझ रखूं थोड़ा सा इस सेशन स्टार्ट होने से पहले, कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नटसेल अगर आपसे बोलूं कि भाई वो क्या है, तो हम ज़्यादा डिटेल में ना जाकर थोड़ी सी बात उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, या कहते हैं ना रिफर्बिश, यानी कि आप कह लीजिएगा थोड़ा सा इसमें तरह हम आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द characteristics of the social contract theory. So first of all, we all should know, we all are supposed to be familiar with social contract theory. कहते हैं ना, तो अब एक चीज जान लीजिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक संविदा है या सामाजिक समझौता है, समझौता हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है लोगों के बीच में, समाज के लोगों के बीच में हो रहा है, क्योंकि वो क्या क्या कहा था ना मैंने कि वो जो स्टेट है वो एक तरह से स्टेटलेस सोसाइटी है, वो स्टेट ऑफ नेचर है, और स्टेट ऑफ नेचर का मैंने आपको बताया था मतलब कि अभी वहां पर कोई राज्य सरवाइव नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, स्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, स्टेट फॉर्म नहीं हुआ है, यानी कि स्टेट और राज्य नाम की कोई भी चीज अभी नहीं है, केवल प्रकृति पर आधारित जीवन वो जी रहे थे उस समय। तो उनके बीच समझौता होता है, वो लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें अपनी शासन की बागडोर किसी एक प्रमुख व्यक्ति या शासक को सौंपनी चाहिए, बदले में वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, हमारी परेशानियों को या सामाजिक समस्याओं को सुनेगा, समाधान देगा, हमें गाइडेंस देगा। तो इस तरीके से एग्रीमेंट होता है, वो किसी को असाइन करते हैं, आर्टिफिशियल स्टेट का निर्माण होता है, या ओरिजिन ऑफ स्टेट की अगर हम बात करें तो उसमें एक आर्टिफिशियल स्टेट का निर्माण होता है। हाइपोथेटिकल इतिहास में कहीं ऐसा समझौता नहीं मिला है। फिर मैं आपको एक चीज बात बताऊं, और थॉमस हॉब्स और लॉक बहुत बड़े इसके कह लीजिएगा सपोर्टर रहे हैं अपनी थ्योरी में। उन्होंने अलग तरीके से समझाया कि किस तरीके से नेचर ऑफ स्टेट से निकल कर लोग बाहर आए, किस तरह से जो अराजकता फैली हुई थी समाज में, जो अस्थिरता थी, जो टर्माइल था, जो परेशानियां थी, जो हर्डल्स थी, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी, लोग बलपूर्वक एक दूसरे पर राज कर रहे थे, तो वो चीज खत्म हुई और फिर एक अच्छे शासन का उदय हुआ अकॉर्डिंग टू देम। और वो जो स्टेट कहलाया या जो स्टेट की उत्पत्ति हुई, उसमें कह लीजिएगा कि एक सोशल टर्माइल नहीं था, उसमें एक गाइडेंस थी, लीडरशिप थी उस शासक की जो उनको लीड करता था। ठीक है, अब इन टुडेज सेशन एज आई सेड दैट द नेक्स्ट जो पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी ऑलवेज डू द सेम, कि whenever वी टॉक या गो थ्रू एनी थियरी और कंसेप्ट, तो थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या रही होंगी या उसकी नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। So I'll go all the contents which are mentioned over here, which you can see on this, projector, or should I say the slides. लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ, कभी भी कोई टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका एक आइडिया दे देता हूँ। जब कभी भी हम कुछ लेसन स्टार्ट करते हैं, कुछ नया पाठ या अध्याय चालू करते हैं, तो एक आइडिया मिल जाता है कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, एक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो वैसे तो बहुत सारी आई गॉट सो मेनी हेडिंग्स की स्टेट ऑफ नेचर के अंतर्गत हम बात करें, सॉरी ओरिजिन ऑफ स्टेट के अंतर्गत हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करें और सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत की विशेषताओं की बात करें, तो बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे हेडिंग्स है। लेकिन अच्छा ये होगा कि मैं वही काम करूं जो मैं हमेशा करता हूं, यानी कि मैं उस पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, आपकी जो विशेषता है उसको अपने शब्दों में बड़े सिंपल तरीके से आप लोगों के समक्ष रखूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम किसी चीज को ध्यान से सुनते हैं, इफ यू पे अटेंशन टू एनीथिंग, तो वो एक जो नॉलेज है वो स्टेबल होती है, वो स्थायी होती है। और रटकर कभी भी किसी चीज को लिखना नहीं है, हम लोगों को समझ के लिखना है। यहाँ पे कोई आर्टिकल्स, कोई अनुच्छेद वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल थ्योरी की बात कर रहे हैं, कुछ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, यू विल स्कोर गुड। अदरवाइज अगर आप कोशिश रट लो तो आप कहाँ तक रटिएगा, रट पॉसिबल ही नहीं है।
तो स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट टुडेस सेशन एंड अगेन आई वुड से दैट प्लीज pay attention to my words. Session, is going to be very much helpful, I would say, knowledgeable, and please listen to me carefully. और अगर आपको लगता है कहीं आप कुछ नोट्स वगैरह कुछ पॉइंट्स वगैरह नोट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं. दैट इज अप टू यू. एक तरीका है पढ़ने का, अपनी नॉलेज को एनहेंस करने का. तो बिफोर आई प्रोसीड, जैसा कि मैं अगर इसको वन बाय वन चलूं एंड सारी चीजों का एक्सप्लेन करूं तो थोड़ा समझ लीजिएगा. सबसे बड़ी बात, अगर आपने मेरे उस लेक्चर को यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले लेक्चर को ध्यान पूर्वक सुना कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत क्या था या सामाजिक संविदा का सिद्धांत क्या था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी क्या, तो वो जो पूरी थ्योरी थी, जो भी हमारा आधे घंटे का लेक्चर रहा, उसमें आपको एक आइडिया हुआ होगा कि हाँ, ये चीजें थी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ये बातें थी सर ने हमें बताई थी, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, इस तरीके से सर ने कंसेप्ट क्लियर कराया था. तो बस उसी में से कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं. ये तो होता है. अगर हम एज ए होल किसी चीज को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम उसको अपने आप से लिख सकते हैं, इजंट इट? तो बेसिकली अब आ जाइए. सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी थी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, एक समझौता था, एक एग्रीमेंट था, लोगों के बीच में हुआ था. लोगों ने क्या किया था, अपने एक शासक चुना था, उसने उस पर शासन किया था और उस साथ में उनको प्रोटेक्शन भी दिया था. ठीक है. स्टेट ऑफ नेचर, यानी कि उस समय की बात है जब स्टेट सर्वाइव या एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है. स्टेट नाम की कोई चीज नहीं थी. ठीक है. कंसेंट था, सहमति थी. अगर मैं बात करूं सिंपल शब्दों में, किसकी सहमति थी? वहां उस समाज में जो लोग रह रहे थे उनकी सहमति थी. क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट जब बनता है, जो उसका फॉर्म होता है, कोई भी एग्रीमेंट बनाया जाता है तो सहमति बहुत ज्यादा जरूरी है. टर्म्स कंडीशंस के साथ हमें कंफर्टेबल होना चाहिए, तो फिर एग्रीमेंट ही नहीं कहलाता. अभी हम इस पे आगे उसमें अपनी सहमति कंसेप्ट भी प्रदान करते हैं. म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस भी थे वहां पर. लोग सहमति से कुछ चीज के हर्डल्स की मैं बात करूं या मैं बोलूं कि किस तरीके से, ऐसा नहीं था कि बलपूर्वक या फोर्सबली चीजों को मनवा रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. स्वयं से वो लोग तैयार हुए थे और सभी वो सामाजिक समझौते की उन्होंने बात करी थी, तभी वो एग्रीमेंट बना था. ठीक है. और जो रूलर था उसमें, हाँ, रूलर को मैं बोलूँ थ्योरी के अंतर्गत जो रूलर उन्होंने या शासक की मैं बात करूँ, जो उन्होंने रूलर अपॉइंट किया, फिर वो एक चीज करो, आर्टिफिशियल थ्योरी है. तो जो रूलर था अकॉर्डिंग टू द, कह लीजिए, पीपल, तो वो उसमें कुछ क्वालिटीज उन्होंने एक्सपेक्ट करी होगी इस टाइम की. उसमें एक अच्छी लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, उसमें इतने स्किल्स होने चाहिए, कौशल होने चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए. तो उसके बेसिस पे उन्होंने उस शासक को नियुक्त किया और उन्होंने उस पर रूल किया. उस शासक ने, रूलर ने, जैसे मैंने पहले बताया कि प्राचीन समय में कबीले हुआ करते थे, उस ट्राइबल्स जो होते थे, कोई सरदार बनाते थे, नियुक्त करते थे रूलर, और उसकी बातों को मानना, उसकी आज्ञा का अवहेलना ना करना, उसके बनाए हुए रास्तों पे चलना, और साथ में उनकी रक्षा या सुरक्षा या सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित करता था. ठीक है. और फिर कुल मिलाकर वही बात, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिनारियो में भी अगर हम बात करें, प्रेजेंट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में भी बात अगर हम करें, तो जैसे कि हम कोई शासक चुनते हैं, रूलर चुनते हैं, आपने पॉलिटिशियन चुने, आपने फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिनारियो में बात करूँ, आपने स्टेट लेवल पे योगी जी को चुना या सेंट्रल लेवल पे आपने मोदी जी को चुना, तो आपने ही तो इलेक्ट किया, आपने ही तो चुना. आपने उनको पावर दी, उनके हाथ में आपने बागडोर दी कि आइए आप हमारी रक्षा कीजिए, हमको प्रोटेक्ट कीजिए, हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी को सुनिश्चित कीजिए. वो जो फंडामेंटल राइट्स है, जो ड्यूटीज है, साथ में मैं बोलूं कि जो आवश्यकताएं, नीड्स हैं, सबका आप ध्यान में रखिए, आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए. ठीक है. तो हमने उनको इलेक्ट किया, वाइस वर्सा. तो दोनों तरफ से चीजें होती हैं. तो ये कंसेप्ट था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का. एंड दिस वाज ऑल अबाउट इन नटसेल, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में. अब हम क्या करेंगे, अगर हम लिखने वाले तरीके की बात करें, प्रॉपर वे में, तो थोड़ा सा इसको हम वन बाय वन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, उसको हम स्टडी करेंगे. I request you all to please listen to me carefully and please pay attention to my words. थोड़ा समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा, रटने की कोशिश कम कीजिएगा. So, the characteristics of the social contract theory of the origin of the state in political science described simply in points. So, following are the points, following are the headings which I'll be discussing with you all. Okay, one by one. And if you find any problem, please let me know. The number one is state of nature. So hypothetical pre-political condition without government or laws. Okay, hypothetical pre-political condition without government or laws. Different views on human behavior in this state. ठीक है. उन्होंने कुछ विचारकों के नाम दिए, हॉब्स, लॉक एंड रूसो. Basically, whenever we talk about the social contract theory, basically we talk about these famous philosopher
हॉब्स, रूसो और लॉक एज फार एज द सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी ऑफ स्टेट ओरिजिन इज कंसर्न। तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टेट ऑफ नेचर में या करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, तो स्टेट ऑफ नेचर मैंने आपको समझाया था ना कि स्टेट ऑफ नेचर का मतलब है स्टेटलेस सोसाइटी, समाज। हाइपोथेटिकल है, कोई प्रमाणिकता नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड नहीं है। एक हाइपोथेटिकल मान लिया कि हाँ भी ऐसा राज्य होगा, ऐसा समझौता होगा, एक शासक हम पे शासन करेगा और हम उसको बागडोर उसके हाथ में देंगे। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर का मतलब क्या है कि वैसा स्थिति जब स्टेट नहीं था तब लोग प्रकृति पर, स्टेट ऑफ नेचर में लोग प्राकृतिक अवस्थाओं पर, प्राकृतिक संस्थाओं पर डिपेंड थे, प्राकृतिक जीवन जी रहे थे समाज में। ठीक है, प्राकृतिक जीवन को जी रहे थे, उन पर कुछ शासन करने वाला नहीं था, चीजें थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं थी, सिस्टमेटिक नहीं थी, प्रॉब्लम्स में समस्याएं हुई। ठीक है, स्थिति आई कि हम एग्रीमेंट या आपसी समझौते के अनुसार एक, कहते हैं ना, यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन के बेस पे हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे, एग्री करेंगे, कंसेंट देंगे और एक रूलर चुनेंगे। तो स्टेट ऑफ नेचर कंसेप्ट क्लियर है, मतलब स्टेट का एग्जिस्ट ना होना और प्राकृतिक जीवन पर डिपेंड होना, निर्भर होना। ओके, now I will move to the second one, which is consent of the governed. So government authority derived from the voluntary agreement of individuals, legitimacy of the state based on this consent. तो कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट की अगर मैं बात करें, सहमति की बात करें, तो ये जो उस समाज के लोग, जो लोग थे, उन्होंने अपनी सहमति दी, ठीक है, गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, अपना शासक चुनने के लिए, रूलर चुनने के लिए, है ना, कलेक्टिवली फॉर्म की बात कर रहा हूँ, यूनानिमस डिसीजन था, कोई कंपल्सन नहीं था, कोई बाध्यता नहीं थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑथोरिटी डिराइव्ड फ्रॉम द वॉलेंट्री एग्रीमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स का मतलब यहाँ पर क्या, लोगों से, जो समाज में जो लोग थे, जो प्राकृतिक जीवन जी रहे थे, जिनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, चुनौतियां थी, जो समस्या का समाधान चाह रहे थे, जो एक कुशल नेतृत्व चाह रहे थे, जो प्रॉपर गाइडेंस चाह रहे थे, ठीक है, जो चाहते थे उनको प्रोटेक्ट करे, उन्हें किसी का संरक्षण प्राप्त हो, उन्होंने, उन लोगों ने अपनी सहमति से राज्य सरकार को चुना। ठीक है, और स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, आर्टिफिशियल स्टेट का। तो कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट समझ में आ गया, गवर्नमेंट आ गया। ठीक है, अपनी सहमति से अपने ऊपर शासन करवाना और साथ ही अपनी सहमति से, अपनी आपसी सहमति से शासक को चुनना। ओके, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाया है, इतने सिंपल तरीके से मैं नहीं समझता आपको हो सकता है, खैर, नथिंग इज impossible, everything is possible, but I am always trying my best to make the concept clear for you people. Third heading is mutual obligations, which says individuals agree to follow laws, the government agrees to protect citizens' rights, enforcement of laws to ensure compliance and other. Are you get and order? Are you getting my point? कि जो as far as mutual obligations heading is concerned, individuals agree to follow laws, the government agrees to protect citizens' right, and next one is enforcement of laws to ensure compliance and order. यानी कि जो इंडिविजुअल्स थे, उनके बीच देयर वाज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फिर वही चीज कह रहा हूं कि कंपल्सन नहीं था, जैसे कभी भी कोई एग्रीमेंट साइन होता है, आपको कोई कंपल नहीं करता है, बल पूर्वक प्रयोग नहीं करता है कि हाँ भाई हम आप पे एक अंकुश लगाएंगे, यू हैव टू साइन द एग्रीमेंट, ऐसा नहीं है। जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पीपल हैं, जो समाज के लोग हैं, वो यूनानिमसली एग्री होते हैं टू फॉलो द लॉज एंड गवर्नमेंट एग्रीज टू प्रोटेक्ट सिटीजंस राइट। वहां पर देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, उन्होंने बोला कि हम गवर्नमेंट के द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो पैरामीटर्स निर्धारित किए गए हैं, जो भी कुछ कंडीशंस है, हम उसका पालन करेंगे। ठीक है, और उसमें हमारी म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस होगा। ठीक है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट्स भी एग्री होती है या इस चीज को स्वीकार करती है, एक्सेप्ट करती है कि हम सिटीजन जो हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी ना कि फॉर एग्जांपल आप स्टेट की बात करें, सेंट्रल की बात करें, अगर आप कोई लीडर चुनते हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं, बदले में आप उन्हें इलेक्ट करते हो, उन्हें शासन करने का मौका देते हो या अपने ऊपर रूल करवाने का आप उनको अवसर देते हो, इजंट इट? तो सीधी सी बात है, और एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस है, एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा है। ठीक है, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज टू एंश्योर कंप्लायंस एंड अदर, जो भी कुछ लॉज वगैरह है वो एक दूसरे की सहमति से, एक प्यार से, एक समझौते से, आपसी समझौते से और एक अंडरस्टैंडिंग, विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ। ठीक है, इस तरह की सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की बात हम कर रहे हैं।
इसमें कोई फोर्सिबली थ्योरी नहीं है ये। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सारी जो हमने जितनी भी थ्योरीज पढ़ी हैं ऑरिजिन ऑफ स्टेट के संदर्भ में सबसे अलग है ये। और क्यों अलग है? क्योंकि यहाँ पर कहीं आपने देखा हो, कहीं फोर्स का यूज नहीं किया गया है। यू नो अराजकता, ऑटोक्रेसी, तानाशाही, इन शब्दों का कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में या सामाजिक समझौते सिद्धांत में या सामाजिक संविदा सिद्धांत में। इतनी बात ध्यान में रख लीजिएगा। क्योंकि बच्चों, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब पॉलिटिकल साइंस के बच्चे नेट निकालते हैं, यूजी नेट का जो एग्जाम होता है उसमें कभी भी क्वेश्चंस उन जैसे होता है ना, बच्चे जाते हैं शॉप पे बुक खरीद के ले आते हैं, उसको पढ़ते हैं, जाके बैठ जाते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बेसिकली जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं, वो उन छोटे 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 टर्म्स कंसेप्ट का यूज होता है उसमें, जो आपने ध्यान से पढ़ा। फॉर एग्जांपल, आपने किसी क्वेश्चन का आंसर, लेट्स से कि आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़े, ध्यान से पढ़िए। अब ना जाने कितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से तैयार किए जाएंगे, और अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो यू विल बी इन पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चंस, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। तो कंसेप्ट इज द मेन थिंग। अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम चीजों को रटेंगे, और रटेंगे तो नॉलेज स्टेबल, ज्ञान स्थायी नहीं होगा, फिर हम उसको भूल जाएंगे। तो इट विल नॉट मेक सेंस, इट विल नॉट बी हेल्पफुल फॉर अस एट ऑल, इजंट इट? नाउ, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स। अब देखिएगा ये वाली हेडिंग क्या कहती है। दिस इज द फोर्थ हेडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, विच सेज emphasis on protecting fundamental rights like life, liberty, and property. Government's primary role is to safeguard these rights. यानी कि बहुत ज्यादा एम्फोसाइज दिया गया, इस चीज पे जोर दिया गया कि जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, उनके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जैसे कि जीवन का अधिकार जीना, उन्हें स्वतंत्रता देनी है, उनकी प्रॉपर्टी की भी सुरक्षा करनी है, यू नो उनकी सेफ्टी को भी सिक्योर करना है, तो वो प्रोटेक्शन देगा। कौन देगा? जो वो रूलर चुनेंगे, ठीक है, अपने पर रूल करवाने के लिए। गवर्नमेंट्स प्राइमरी रोल इज टू सेफ गार्ड दीज राइट्स। और गवर्नमेंट का प्राइमरी रोल क्या होगा? वही चीज बार बार घूम फिर कर आ रही है। उनकी प्राइम ड्यूटी क्या होगी? कि वो उनकी सेफ गार्ड को इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, ठीक है, कि हाँ, उनकी उनको सुविधा मुहैया हमें करानी है। अगर उन्होंने मुझे शासक चुना है तो मेरे भी कुछ दायित्व है, मेरी भी कुछ अकाउंटेबिलिटी है, मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे भी उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां जिनका निर्वहन मुझे करना है। ये था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। ओके, नाउ एस्टेब्लिशमेंट, सॉरी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, द फिफ्थ हेडिंग व्हाट इट सेज, जो बात हम कर रहे हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से नेचर की, कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी, स्टेट गेन्स अथॉरिटी एंड सोवर्निटी थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, central authority established to maintain order. Okay, listen to me carefully. What it says: the state gains authority and sovereignty through the social contract. Central authority established to maintain order. सोवरेनिटी, संप्रभुता, हिंदी में कहते हैं संप्रभुता। हमारे भारतीय संविधान में कहा गया ना कि भारत एक लोकतंत्रात्मक संप्रभु राष्ट्र है। क्यों? क्योंकि भारत को अपने संबंधों में, मामलों में, यू नो चाहे कैसे भी वो मैटर्स हो, उसमें वो किसी का इंटरफेयर नहीं चाहता है, स्वतंत्र है वो पूरी तरह से। वो नहीं चाहता वो जो डिसीजन ले रहा है उसमें किसी का इंटरफेरेंस हो, किसी और कंट्रीज का, कभी भी नहीं चाहता है। डिसीजन लेने में, चाहे किसी भी चीज में, नीतियां बनाने में, नीतियों का क्रियान्वयन में वो स्वतंत्र है, संप्रभु है, उसकी अपने वापस एक पावर है। दैट इज सोवेरेनिटी। सोवेरेन से बना है सोवेरेनिटी, यानी संप्रभुता। तो उसी के अंतर्गत मैं बात, देखो मैंने फिर से टर्म क्लियर कराना आपके लिए। जब हम कभी भी कोई थ्योरी पढ़ते हैं, किसी भी लेक्चर में कोई सा टर्म आता है, बच्चों, आपको उसका कंसेप्ट क्लियर ना हो, उसका मीनिंग मालूम ना हो, तो प्लीज पूछ लिया कीजिए, ठीक है, या मुझे फोन कर लिया कीजिए, या प्लीज ट्राई टू गेट इन टच विद मी। उसको लेके मत बैठा करिए। आप सोवरेन, सोवरेनिटी, सोवरेन कंट्री, सोवरेन नेशंस, राष्ट्र, संप्रभुता, बच्चों को पता नहीं है एग्जाम में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो स्टेट गेन्स ऑथोरिटी एंड सोवेरेनिटी थ्रू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो स्टेट है, जो राज्य है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत एक संप्रभुता प्राप्त करेगा, दृढ़ता प्राप्त करेगा, उसमें पावर आएगी, ठीक है, तभी तो संप्रभु राज्य कहलाएगा। और सॉरी, एंड सेंट्रल ऑथोरिटी स्टैब्लिश टू मेंटेन ऑर्डर। और फिर सीधी सी बात, एक तरह से एक सेंट्रल पावर स्टैब्लिश होगा, बेसिकली सेंट्रल ऑथोरिटी स्टैब्लिश टू मेंटेन ऑर्डर। बेसिकली आपको पता है, जब हम ऑर्डर वगैरह की बात करते हैं, निर्देश देने की बात करते हैं, पॉलिसीज
की बात करते हैं, नीतियों बनाने की बात करते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन असाइन करते हैं। तो सेंट्रल अथॉरिटी है बेसिकली, ही विल लुक आफ्टर दी दिस थिंग, आई मीन टू से दैट execution of the policies formation, or this maintaining an order, to ensure the maintain या to ensure or to maintain the order among the people in the society। तो ये सब चीज काम है, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर, ये अभी भी होता है लोकतंत्र समाज में, जब बात करते हैं ये चीज अभी भी होती है। नाउ सिक्स्थ वन इज कंडीशनल गवर्नेंस। तो कंडीशनल गवर्नेंस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, और दिस इज द सिक्स्थ वन जो हम बात कर रहे हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत के विशेषताओं की। देखिए बच्चों, मैं आपको हर एक हेडिंग इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ और सरल शब्दों में उसका मतलब हिंदी में भी समझा रहा हूँ, ताकि आई नो दैट वी हैव गॉट I would say that both kind of students, many of you people are from CBSE board, many of you people are from UP board, might be possible. I'm not saying that I'm 100% correct over here, but my motto is to make the concept clear for you people. You know, it should be bilingual. सब चीज को समझने, कंसेप्ट समझने, भाषा की बाध्यता नहीं, अगर कंसेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में, आप कन्नड़, मलयालम, अरबी, फारसी, इंग्लिश, हिंदी किसी में भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। कंडीशनल गवर्नेंस, राइट टू रिवोल्ट इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट राइट्स और वायलेट्स द कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। तो राइट टू रिवोल्ट इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट राइट्स और वायलेट द कॉन्ट्रैक्ट। सीधी सी बात है, सुनिएगा थोड़ा सा, कि आगे ये बोलता है कि कंडीशनल गवर्नेंस गवर्नेंस की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, थोड़ा सा राइट की बात होती है यहाँ पर, रिवोल्ट की बात होती है कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है प्रोटेक्ट करने में राइट को, जनता की राइट को, या इस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो जाता है। ठीक है, उस स्थिति की बात हो रही है। हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है, हाइपोथेटिकल सिद्धांत है, थ्योरी है, आर्टिफिशियल स्टेट का ओरिजिन है। फिर कह रहा हूँ, चीज को ध्यान में रखेगा। एंड देन गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल। सीधी सी बात है, हम प्रशासन की जब हम बात करते हैं, जब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमारे विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं, उसका एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के प्रति, या मैं बोलूँ कि उन डिपार्टमेंट्स का एडमिनिस्ट्रेशन का लोगों के प्रति कुछ जवाबदेही है। जवाबदेही बोलते हैं इसको हिंदी में, अकाउंटेबिलिटी है। तो गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होगी किसके प्रति होगी? लोगों के प्रति होगी, सीधी सी बात है। जैसे कि मैंने बोला कि इन प्रेजेंट सिनेरियो अगर हम बात करें कि आपने गवर्नमेंट को चूज कर लिया, इलेक्ट कर लिया, तो आपके द्वारा जो इलेक्ट की गई गवर्नमेंट है, उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है आपके प्रति? बनती नहीं बनती है? अब जैसे बहुत बड़ी बात कहूं कि ये सुनिश्चित करना कि बाहरी आक्रमण ना हो रहा हो हमारे कंट्री में, घुसपैठ ना हो रही हो, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन ना हो रहा हो, हमारी सुरक्षा का हनन ना हो रहा हो, हमारे अधिकारों को ना छीना जा रहा हो। गवर्नमेंट करती नहीं करती है? उसके पीछे बहुत सारे प्रोसीजर है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, आप उनकी शरण लेते हो, आप न्यायालय की शरण लेते हो। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमने कोई गवर्नमेंट या कोई रूलर चुना है, तो उसका हमारे प्रति एक अकाउंटेबिलिटी है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट हेडिंग, और आई से this is the seventh heading of the characteristics of political origin of a state, that equality and participation। equality and participation, samanta or सहभागिता, equality and participation is the seventh one as far as the characteristics of the social theory is concerned, state of origin is concerned। Now political equality of all individuals in forming the social contract। ठीक है, पॉलिटिकल इक्विलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन फॉर्मिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एम्फोसिस ऑन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। तो पॉलिटिकल इक्विलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, समानता की यहाँ पर बात हो रही है। सीधी सी बात है, जब हम एक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात करते हो, तो एक समानता, इक्वालिटी वर्ड बहुत प्रचलित है, प्रिवलेंट है, और हमारे संविधान में भी समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंदर बताने की ये बात हो रही है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो वहां पर निवास करने वाली जो जनता है, जो लोग हैं, उनके पीछे एक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, यानी कि पॉलिटिकल इक्वलिटी होगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स इन फॉर्मिंग द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बात हुई, अगर मैं इसको नक्सल में बात करूँ, समझौता हुआ, या जो समझौता तैयार हो रहा है, जो कहते हैं ना मसौदा तैयार हो रहा है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो थ्योरी है, वो जो तैयार की जा रही है, उस थ्योरी के अंतर्गत सभी का एक समान भागीदारी होगी, इक्वलिटी होगी। ठीक है, और बलपूर्वक फोर्सिबली नहीं होगी। इक्वल पार्टिसिपेशन टू प्रोवाइड कंसेप्ट, ठीक, कंसेंट। ओके,
equal participation to give their respective consent टुवार्ड दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। यानी कि आप इसको समझिएगा कि उस सामाजिक मसौदे को तैयार करने में एक तरह की समान रूप से सहभागिता, तभी तो गवर्नमेंट रूल करेगी हमारे ऊपर, राइट। नाउ एम्फोसिस ऑन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। डेमोक्रेटिक की बात हो, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है यहाँ पर, अराजकता की बात नहीं हो रही है, ऑटोक्रेसी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। एक ऐसे समाज की, एक ऐसे सोसाइटी की बात हो रही है जो बहुत ज्यादा एम्फोसाइज करता है किस पे, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन पे। अब जैसे देखिए मैं हर चीज को इंसेंट जो कंसेप्ट है उसको वर्तमान या प्रेजेंट सिनेरियो के साथ उसको रिलेट कर रहा हूँ ताकि थ्योरी को या कंसेप्ट को और क्लियर बना सकूं। अगर आप बात करो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इसके अंतर्गत भी आपने एक चीज ध्यान में रखी होगी कि यहाँ पर पार्टिसिपेशन सबका इक्वली है। जैसे वोट देने का अधिकार है, वी गो एंड वी कास्ट आवर वोट्स, तो हम इक्वली, हमारे पास अधिकार है, समान अधिकार है कि हम स्वतंत्र है। बहुत सारे मौलिक अधिकार एक समान सबको प्रोवाइड है, नीति निर्देश डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, हमारी ड्यूटीज हैं, जो भी कुछ है संविधान में, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मेंशन्ड है, रूल्स रेगुलेशंस है, व्हाटएवर इज देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए उसने समान रूप से सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदत्त किए हैं, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो या स्ट्रांग हो, गोला गोरा हो, काला हो, भौगोलिक रूप से पिछड़ा हो या भौगोलिक रूप से एडवांस्ड हो। तो इक्वली पार्टिसिपेशन इज वेरी मच एसेंशियल, ठीक है, फॉर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एज वेल फॉर द सोशल कॉन्टेक्ट, ठीक है, विच टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट। नाउ नेक्स्ट इज रैशनैलिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। देखिए ये जो रैशनैलिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट है, दिस इज द आई थिंक एट्थ हेडिंग ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, आई वुड से, ओरिजिन ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है रैशनैलिटी एंड सोशल इंटरेस्ट। इसको हम थोड़ा सा इसको बड़े सिंपल तरीके से मैं आपको इसको समझाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लाइन थोड़ा सा टिपिकल टेक्निकल हो जाती है, लेकिन इसको बड़े सरल शब्दों में आपके समक्ष रखूंगा कि व्हाट इज रैशनैलिटी एंड सेल्फ इंटरेस्ट एज फार एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, I would say, social. तो individuals act rationally to maximize self-interest and well-being. Next one is social contact provides mutual benefits. Okay, तो यहाँ पर एक बात ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ पर कुछ रैशनलिज्म की बात हो रही है, यू नो तर्क पर आधारित चीजों की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि बिना किसी, आई वुड से कि कहते हैं ना, इरेशनल होकर या रैशनलिटी से बाहर जाकर चीजों को निर्णय लेना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी वहाँ अधिकारों की बात हो रही है, राइट्स की बात हो रही है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, या कुछ बेनिफिट्स की बात हो रही है, तो उसके पीछे कुछ रैशनलिटी है, कुछ तर्क है। अगर चीजों का आवंटन हो रहा है, यू नो या मैं बोलूँ संसाधनों का आवंटन हो रहा है, तो एक रैशनल तरीके से हो रहा है। और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स म्यूचुअल बेनिफिट्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जो बेनिफिट्स है वो भी, यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है वो म्यूचुअल बेनिफिट्स की बात वो कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की वो बात कर रहा है, या फिर सभी पे वो समान चीजों से, चीजों जो है वो लागू हो रही है एक समान रूप से, ठीक है। ये सबसे बड़ी विशेषता है रैशनलिटी। और सेल्फ इंटरेस्ट की मैं बात करूं, जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की जो मैंने बात करी कि इस पे, इस समझौते पे जो कंसेंट है, वो उसका उसके पीछे एक सेल्फ इंटरेस्ट है। यानी कि किसी ने दबाव से कह दिया कि नो यू हैव टू साइन दैट एग्रीमेंट, या सामाजिक समझौते को आपको स्वीकार करना है, ऐसा कहीं भी नहीं है। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स कह लीजिए, या उस समाज में रहने वाले जो लोग हैं, दे एक्ट रैशनली टू मैक्सिमाइज सेल्फ इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग। यानी कि अगर वो सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, या यू नो वेल बीइंग की बात कर रहे हैं, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, सुख सुविधाओं की बात कर रहे हैं, आवश्यकता की पूर्ति की बात कर रहे हैं, संसाधनों की बात कर रहे हैं, तो रैशनल तरीके से वो कर रहे हैं। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, एक होता है ना कि किसी दूसरे रास्ते पे जाकर ये कहना कि भाई फोर्सिबली नहीं भाई मुझे ये चाहिए, या मेरे पे इस पे इतना अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीजें समान रूप से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। और सीधी सी बात है, एज आई सेड, कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्टेट की, इट प्रोवाइड्स म्यूचुअल बेनिफिट्स। ओके, नाउ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, एप्लीकेबल से वो बना है एप्लीकेबिलिटी, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होना या यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी की बात करना, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग एनी गवर्नमेंट्स लेजिटिमेसी। तो जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन की हम जो बात कर रहे हैं, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग एनी गवर्नमेंट्स फॉर लेजिटिमेसी। तो जो गवर्नमेंट है, जो शासक है, जो इनकी जो आर्टिफिशियल कह लीजिएगा स्टेट का जो ओरिजिन इन बात कर जो कर रहे हैं, या फिर एक स्टेट की उत्पत्ति की जो उन्होंने बात करी, इसमें जो गवर्नमेंट्स का जो भी कुछ फ्रेमवर्क
या एक मैं बोलूं कि जो उसके कार्य करने का तरीका है, या फिर जो जो भी कुछ वो पॉलिसी या नीतियां तैयार करता है उस सोसाइटी या उस स्टेट की जनता के लिए, तो उसके देयर मस्ट बी प्रॉपर इवेल्युएशन फॉर दैट। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज इवेल्युएशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू अस टू नो आई वुड से दैट, एक तो इट विल चेक द लूप होल्स। ओके, नाउ इट विल आल्सो प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू give an idea whether we have received or accomplished the objectives or not। दूसरी चीज, गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज की मैं बात करूं, कभी भी जब इवेल्युएशन मूल्यांकन होता है तो हम कहते हैं ना कि ये गवर्नमेंट अच्छी है, या इस अपने कार्यकाल में इसका जो शासन बहुत अच्छा रहा, तो हम इवेल्युएट करते नहीं करते उसकी परफॉर्मेंस को। तो इसका एक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है, या एक इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, और एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क। कौन? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा समझिएगा। प्रोवाइड्स का मतलब हु, विच। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग एनी गवर्नमेंट्स लेजिटिमेसी, उसकी कानून या वैधता, यानी समझ गए, वैधता को सुनिश्चित करने के लिए या उसको इवेल्युएट करने के लिए वो एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। नाउ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, इट इज बेस्ड ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स। ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल्स यहाँ पर क्यों कहा? जैसे कि थॉमस, या मैं बोलूं कि हॉब्स या रूसो या लॉक बात करते हैं ना अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के अंतर्गत, कि जो भी कुछ सिद्धांत, जो एग्रीमेंट है जिसपे कंसेंट या सहमति हो रही है वहां निवास करने वाली जनता की, या लोग ही अपना जो सहमति कंसेंट दे रहे हैं, वो फोर्सिबली या दबाव में आकर नहीं दे रहे हैं, वो कुछ सोच विचार कर रहे हैं, वो नैतिकता की बात हो रही है, कुछ आदर्शों की बात हो रही है। ठीक है, वो सही गलत का में अंतर कर रहे हैं, फर्क कर रहे हैं, है ना? तो वो चिंतन मनन कर रहे हैं, तर्क के आधार पर वो चीजों को निर्णय ले रहे हैं। तो ये यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स की बात भी वो कर रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की बाध्यता नहीं है सोशल एग्रीमेंट को साइन करने में। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन, यानी कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, दैट इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स, isn't it? Now the last one is, this is the last, or should I say that the 10th heading of the characteristics of the origin of the state, which is historical and contextual variability. Okay, historical and contextual variability. And it says concept has evolved over time and adapts to different contexts. Modern critics address social inequality and power dynamics। यानी कि सीधी सी बात है, जैसे मैंने आपको ये बात बोला था कि ये जो स्टेट के ओरिजिन में जो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये उस समय की थ्योरी है, उस समय की संकल्पना है, पढ़ता है, कंसेप्ट है, जब स्टेट ऑफ नेचर की बात हम करते हैं, जब स्टेटलेस सिचुएशन की बात हुई, जब स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये कंसेप्ट को इवॉल्व होने में काफी लंबा समय लगा। इट हैज इवॉल्व्ड, या कंसेप्ट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम एंड अडेप्ट्स टू डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इवॉल्व होता रहा और इसने फिर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में भी अपने आप को अडेप्ट करा। ठीक है, मॉडर्न क्रिटिक्स एड्रेस सोशल इनइक्वलिटी एंड पावर डायनेमिक्स। तो जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं, कुछ बहुत सारे हमारे आलोचक भी करते हैं जो आलोचनात्मक है, हालांकि इसकी जो क्रिटिक्स है, जो क्रिटिसिज्म है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली वो थोड़ा सा वो बोल भी देते हैं कि सोशल इक्वेलिटी की बात करते हैं, और पावर डायनेमिक्स की बात हम कर रहे हैं कि किसी अगर मैं बोलूं कि पावर की बात बोलूं कि पावर जैसे कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सौंप दी गई है, बट ऐसा नहीं। फिर वही चीज कहूंगा कि वर्तमान समय भी जो स्टेट की पावर है किसी एक अमुक प्रमुख व्यक्ति के हाथ में होती है, बट वो थोड़ा सा कह लीजिएगा कि वो लेजिटिमेट वे में चीजों का डिसीजन लेता है, या पॉलिसीज बनाता है, या निर्णय देता है, निर्देश देता है, हमसे निर्देशों का पालन कराता है, वो लेजिटिमेट ही होती है। ठीक है, वो इलीगल नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर थोड़ा जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कुछ क्रिटिसिज्म भी आलोचक हैं जो इस चीज को इस थ्योरी को क्रिटिक भी क्रिटिसाइज भी करते हैं, सॉरी। लेकिन उसका मतलब ये कहीं नहीं कि थ्योरी बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये ओरिजिन ऑफ स्टेट की, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बड़े ही सिंपल तरीके से मैंने आपको इस थ्योरी को समझाया, और उसके बाद में इस सेशन में पर्टिकुलर हमने बात करी कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नेचर है, वो क्या है। ठीक है, और बाकी जो मॉडर्न क्रिटिक्स हैं, जो वो आगे जो एड्रेस करते हैं सोशल इक्वलिटी की या पावर डायनेमिक्स की, उसकी बात हम विस्तार से नेक्स्ट सेशन में भी करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहाँ स्पेशली जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पे बेस्ड होगा, कि जो जो उसका क्रिटिसिज्म की बात हम करेंगे, कुछ आलोचना की बात करेंगे। जितनी भी थ्योरी हमने पढ़ी, या कुछ भी कंसेप्ट या थ्योरी या कुछ पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसके प्लस माइनस या मेरिट डिमेरिट्स या लूपहोल्स भी रहते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी रहते हैं। तो हमें तो दोनों चीज का अध्ययन करना है।
सो वी विल डू दैट नो डाउट इन दैट, अच्छे से करेंगे उस चीज को, जिस तरह से हमने इस थ्योरी को बहुत अच्छे से समझा, सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझा, और एंड आई होप कि अब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now, this way we come to the end of the session. We come to the end of this particular lecture. Historical and contextual variability was the last heading, 10th heading of this topic. Let's say कि the characteristics of the origin of the state. ठीक है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मुख्य विशेषताएं, कभी कभी अलग से क्वेश्चन बनता है, ये हमने आज इसको डिस्कस किया. और अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी का ही पार्ट है, इसको मैंने 3 भागों में डिवाइड किया. आई डिवाइडेड द होल theory into 3 parts, otherwise session would have been very much messy, और थोड़ा सा इंटरेस्ट लेवल that comes down. अगर बहुत लेंदी सेशन हो जाता है तो यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड. तो ये चीज इट डजेंट मेक एनी सेंस, चाहे हम 10 मिनट का सेशन रखें, लेक्चर रखें, इंटरेस्ट बना रहना चाहिए. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग part of this lecture, and I'm sure that the session would have been very much informative, valuable, and you all would have enjoyed a lot. This way we come to the end of the session, and thank you very much. In our next session, I'll be discussing the criticism of the social contact theory in details. Till then, bye bye. Have a nice day. Thank you very much. Thank you all. Thank you very much.